विशाल जौहरी और आज हम पढ़ने वाले अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की आखिरी वीडियो जो कि अपने होने वाली सर्कुलेटरी शॉक के बारे में। और ना आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि सक्सेसफुली मैंने आपको पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फिजियोलॉजी पढ़ा दिया और इसी के साथ साथ जो मेरा गोल था इंडिया में एमबीबीएस को इजी करना, उसको मैं पूरा करने के लिए एक और कदम मैं आगे बढ़ चुका हूँ। और ये फीलिंग ना अपने आप में बहुत मुझे खुश कर देती है क्योंकि काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एमबीबीएस बहुत डिफिकल्ट लगती है, तो उसके कारण क्या होता है ना, बोले डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, कुछ बच्चे ना गलत कदम उठा लेते हैं। तो इस पूरी सीरीज के जरिए क्या होगा ना, एक तो मैं एमबीबीएस को इजी कर रहा हूँ और साथ में उन बच्चों को जो डिप्रेशन में जा रहे हैं वो कम से कम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, काफी मेडिकल उसकी जान इससे बचेगी। तो ये फीलिंग ना अपने आप में मुझे बहुत खुश कर देती है कि नहीं, मैं काम आ पा रहा हूँ लोगों के, मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ और इसी के साथ मैं पूरी एमबीबीएस करूंगा आपके लिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि और लोगों की हेल्प हो पाए। फीलिंग बहुत ज्यादा खुश कर देती है मुझे अपने आप में। चलिए अपन आज का टॉपिक करते हैं। देखो सर्कुलेटरी शॉक जो है डायरेक्ट इसमें यूनिवर्सिटी में एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कि राइट अबाउट द सर्कुलेटरी शॉक एंड द टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी शॉक एंड द कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। तो पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बताऊंगा यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है। अब सबसे पहले बात आती है, सर ये शॉक का मतलब क्या होता है? मतलब शॉक का मतलब ही नहीं पता। देखो शॉक का मतलब अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं, जब आपको टिश्यू को सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी टिश्यू को तो क्या होगा, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, टिश्यू होगा हाइपोक्सिया कंडीशन में। और बिना ऑक्सीजन में टिश्यू क्या होगा, टिश्यू में नेक्रोस, सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर सेल है, सेल में नेक्रोस होने लगेगा। और अगर मान लो कोई ऑर्गन को सही तरीके से ब्लड नहीं मिल पाया तो ऑर्गन क्या होगा, ऑर्गन का फेलियर हो जाएगा। तो शॉक क्या होता है? शॉक का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, शॉक क्या है, ये अपने क्लिनिकल सिंड्रोम है जो कैरेक्टराइज होता है बाय इम्पेयरमेंट ऑफ एबेक्युएट टिश्यू परफोरेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एबेक्युएट? मतलब सही तरीके से टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही, परफोरेशन मतलब ब्लड सप्लाई जैसे नहीं हो पा रही, तो क्या होता है, अपना हो जाता है शॉक। और शॉक प्राइमरी क्यों होता है? क्योंकि अपना मान लो कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, उसका कारण। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लो दिल अच्छी तरीके से ब्लड पंप भी नहीं कर पा रहा तो कार्डिक आउटपुट आपका कम है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम है तो टिश्यू के लेवल पर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, टिश्यू में ब्लड का परफोरेशन अच्छे से नहीं होगा और फिर टिश्यू जो है अपने नेक्रोज होने लगेगा, ऑर्गन फेलियर होने लगेंगे और इसी चीज को अपन बोलते हैं शॉक। ठीक है। अब जो शॉक है ना, उसमें अलग अलग प्रकार के शॉक होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी शॉक। अब अपनी बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या होता है ना, ब्लड का होता है सर्कुलेशन। अगर किसी भी तरीके से अगर बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा तो क्या होगा ना, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा, टिश्यू के लेवल पर ब्लड परफोरेट नहीं हो जाएगा और हो जाएगा अपना शॉक। अब ये सर्कुलेशन के कारण हो रहा है तो उसको बोलेंगे सर्कुलेटरी शॉक। सर्कुलेटरी शॉक क्या है? इज रेफर टू द शॉक डेवलप ड्यू टू, ध्यान देना, यहाँ से पढ़ूंगा ना, सर्कुलेटरी शॉक रेफर टू द शॉक डेवलप्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड टू द बॉडी। मतलब बॉडी को अच्छी तरीके से ब्लड नहीं कर पा रहा और ये बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर मान लो बॉडी में अच्छी तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा ना तो इंसान मर भी सकता है शॉक में। फिर अपन आ गए सर्कुलेटरी शॉक कितने टाइप के होते हैं। देखो सर्कुलेटरी शॉक मेनली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला अपना आता है एक हाइपोवॉल्यूमिक शॉक और ये मेन सर्कुलेटरी शॉक भी है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक? हाइपोवॉल्यूमिक का मतलब क्या है? हाइपो मतलब कम, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम। अगर मान लो आपके यहाँ पे चोट लग गई, आपको ना कट लग गया, तो कट लगने के कारण क्या होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा हाइपोवॉल्यूमिक स्टेट जाएगी। अब तुम खुद बताओ, अगर आपकी बॉडी में ब्लड ही नहीं है, ब्लड का वॉल्यूम ही कम है, तो दिल किसको सर्कुलेट करेगा ना? हार्ट जो है वो ब्लड को ही सर्कुलेट करेगा ना, ऐसा तो नहीं है एल्कोहल को कर रहा है सर्कुलेट, ब्लड को ही करता है ना। अगर बॉडी में ब्लड ही नहीं है, क्योंकि कट हो गया तो ब्लड निकलने लगा, बॉडी में अगर ब्लड की कमी हो जाएगी तो सही तरीके से सर्कुलेशन नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा तो टिश्यू परफोरेशन नहीं होगा और आपका हो जाएगा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक एक मेन टाइप है। अब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्यों हो रहा है? अगर मान लो आपकी बॉडी में कट वगैरह लग गया और बॉडी से क्या हो रहा है, जोरों से आपका ब्लड लॉस हो रहा है, मतलब क्या आपका हो गया हेमोरेजिक शॉक। फिर कभी कभी क्या होता है ट्रॉमा, ट्रॉमा भी सेम, आपको ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई जिसके कारण आपका ब्लड लॉस हो रहा है। फिर सर्जिकल शॉक, सर्जिकल शॉक क्या होता है ना, सर्जरी के बाद या सर्जरी के टाइम अपनी ब्लड वेसल वगैरह कट गए जिसके कारण अपना ब्लड लॉस हो रहा है। फिर अपना आता है बर्न शॉक। अब कोई पेशेंट जो जल गया, जलने के कारण से ब्लड लॉस हो रहा है, उसको बोलेंगे ब्लड लॉस हो रहा है, अपना सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएगा, उसको बोलेंगे बर्न शॉक। फिर डिहाइड्रेशन शॉक, मतलब बॉडी के अंदर क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हो गया, बॉडी में पानी की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई तो क्या होगा, ब्लड में क्या है, ब्लड में पानी तो है, प्लाज्मा के अंदर पानी बॉडी में कम हो गया, ब्लड में भी कम हो जाएगा और अपना ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो एक तरीके से क्या है, वॉल्यूम कम हो गया तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन के कारण भी अपना शॉक हो जाता है। फिर दूसरा टाइप जो रहता है उसको बोलते हैं वैसोजेनिक शॉक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वैसोजेनिक? वैसो मतलब ब्लड वेसल्स। अब देखो क्या होता है, वैसोजेनिक शॉक में भी 3 टाइप है, न्यूरोजेनिक, एनाफिलैक्टिक, सेप्टिक। अब न्यूरोजेनिक शॉक आप समझो, अब आपका ना जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम ना किसी भी कारण इसका
डिप्रेशन हो गया, मतलब नर्वस सिस्टम अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा। अब नर्वस सिस्टम अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा तो जब अपने ब्लड वेसल जो है ना वो नॉर्मल ऐसी है, ब्लड वेसल अपनी हो जाएगी डायलेट। और आपको मैंने बताया था अगर ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी तो सही तरीके से सर्कुलेशन नहीं होगा। वही कहानी दोबारा रिपीट अपन करेंगे, सर्कुलेशन नहीं होगा, टिश्यू परफोरेशन नहीं हो जाएगा और अपना हो जाएगा शॉक। तो इसको अपन बोलते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। फिर अपना एक होता है एनाफ्लेक्टिक शॉक। एनाफ्लेक्टिक शॉक का मतलब, अब आपने काफी बार एक चीज सुनी होगी, एलर्जी। किसी को पोलन से एलर्जी है, किसी को शुगर से एलर्जी है, कुछ लोगों को ना अच्छे इंसान से होती है एलर्जी, जो रेड फ्लैग होता है ना वो लोग। तो लड़कियों तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी प्यारी छोटी बहनों, सुधर जाओ, रेड फ्लैग के पीछे मत भागा करो। अब मैं यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूँ एनाफ्लेक्टिक शॉक। अब क्या होता है एनाफ्लेक्टिक शॉक मतलब एलर्जी। अब किसी भी एलर्जी के अंदर क्या होता है ना, बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में अपना निकलता है हिस्टामिन। और हिस्टामिन से क्या होता है, वेसोडाइलेशन हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल के लेवल पर हो रहा है, वेसोडाइलेशन हुआ ब्लड वेसल का, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा और हो जाएगा शॉक। फिर एक होता है सेप्टिक शॉक। व्हाट इज मीन सेप्टिक शॉक? अगर आपकी बॉडी के अंदर ना आ गए कुछ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं एंडोटॉक्सिन। वो एंडोटॉक्सिन ब्लड में आ गए, ब्लड के अंदर आ गए तो क्या हुआ, वही ब्लड वेसल का वेसोडाइलेशन हुआ और आपका हो गया शॉक। तो इसको बोलेंगे सेप्टिक शॉक। फिर तीसरा टाइप जो है वो है अपना कार्डियोजेनिक शॉक। नाम ही खुद बता रहा है, अगर दिल अच्छे से काम नहीं करेगा, दिल ही तो है जो पूरा ब्लड पंप कर रहा है, अगर आपका पंप ही अच्छे से काम नहीं करेगा तो ब्लड अच्छी तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा, सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा और जाएगा सर्कुलेटरी शॉक। इसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। अब कार्डियोजेनिक शॉक में अलग अलग टाइप है, जैसे कि शॉक ड्यू टू एरिथमिया, मतलब कि जो हार्ट बीट करने की जो रिदम है वो खराब हो गई, यहाँ पे आपको हो गया एरिथमिया। फिर आ रहा है शॉक ड्यू टू इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब क्या हुआ, आपका हार्ट है, हार्ट को सही तरीके से आपको ब्लड नहीं मिल पाया। अब हार्ट की एक मसल है, उसको भी चाहिए ब्लड, उसका ब्लड सप्लाई को बोलते हैं कॉर्नरी ब्लड सप्लाई। एनाटॉमी में मैंने आपको पढ़ा है, अगर हार्ट को इस तरीके से ब्लड नहीं मिला तो हार्ट के मसल में हो गया इस्चीमिया और हार्ट की मसल में नेक्रोज हो जाएगा और हार्ट सही तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। फिर एक कंडीशन हो जाती है शॉक ड्यू टू हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर ही हो गया, हार्ट सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा तो ब्लड फ्लो होगा नहीं और आपको हो जाएगा शॉक। फिर तीसरी कंडीशन अपनी होती है ऑब्स्ट्रक्टिव, ये लास्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का मतलब सिंपल है, अब मान लो ये अपने दो एट्रियम है और ये दो अपने वेंट्रिकल है। अब क्या हुआ, ये एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में ना आपका ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ कैंसर। अपने हार्ट के मसल सेल जो है, अपने हार्ट का जो मसल वाले लेयर है उसको बोलते हैं अपन मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में ट्यूमर हो गया, क्योंकि यहाँ पे ट्यूमर हो गया उसके कारण क्या हुआ, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो किसी भी तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण अगर हार्ट में सही तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हार्ट में ब्लड फ्लो नहीं हुआ, सर्कुलेशन सही नहीं होगा, वही कहानी, सर्कुलेशन सही नहीं हुआ तो आपको हो गया टिश्यू परफोरेशन, टिश्यू परफोरेशन सही नहीं होगा और आपको जाएगा शॉक। तो इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो अलग टाइप के सारे शॉक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ना मेन शॉक इसमें होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जिसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पूरे लॉन्ग में। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इज कॉल्ड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। मतलब कि अगर आपका ब्लड हो गया और फिर शॉक हो तो बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। फिर इट ऑकर व्हेन देयर इज ए एक्यूट लॉस ऑफ एटलीस्ट 10 to 15% ऑफ ब्लड। याद रखना, कम से कम 10 से 15% जब बॉडी के में ब्लड लॉस हो जाता है तब आपको होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अगर 10% से कम खून अगर लॉस होगा तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10% से कम खून अगर लॉस होता है बॉडी में तो बॉडी क्या करती है, अपने आप को कंपनसेट कर लेती है। अलग अलग रेगुलेशन के मैकेनिज्म होते हैं बॉडी के साथ, बॉडी आपको बचा के रखती, कंपनसेट कर लेती। ठीक है कोई बात नहीं, 10% खून लॉस हो गया कोई बात नहीं, मैं तो बचा लूंगी, मैं कंपनसेट कर लूंगी, क्योंकि अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। वो वीडियो के एंड में सारे बताऊंगा आपको इसके स्टेजेस में, ठीक है। लेकिन बात तब खराब होती है जब आपका ब्लड जरूरत से ज्यादा निकल जाए। अब माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में क्या हो गया, अगर मान लो ब्लड वॉल्यूम जो है लॉस हो जाए अप टू 10 से 30%, 10 से 30% अगर ब्लड वॉल्यूम लॉस हो गया तब आपको शॉक की कंडीशन देखने को मिल जाती है। अब इफ द हेमोरेज इज सीवियर, मतलब कि आपका ब्लड लॉस 40% से ज्यादा हो गया, आपका सर्कुलेशन टोटल कोलैप्स हो जाएगा और डेथ हो जाता है। जिस तरीके से मेरा सर्किट मर गया था, लेकिन बताओ सर्किट अभी अपना मरा नहीं है, सर्किट उसका सिर्फ 10 से 30% ही ब्लड लॉस हुआ था, अभी भी अपना सर्किट जिंदा है। मैं बताऊं वीडियो के एंड में वापस भी आएगा, द सर्किट रिटर्न्स होगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पे मैंने आपको पूरा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक समझा दिया। अब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के सब टाइप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला सब टाइप क्या है, हीमोरेजिक शॉक। अभी अपने सर्किट को क्या हुआ था, यही हुआ था हीमोरेजिक शॉक, उसको ट्रॉमा हो गया था और ब्लड लॉस हो रहा था। तो हीमोरेजिक शॉक जो है मेजर कॉज है अपना हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का। अभी क्यों होता है, सबसे पहले अमाउंट जो है ब्लड का अमाउंट रैपिडली बॉडी से बाहर जा रहा है, उसके अलावा बॉडी का जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो क्या इतना इफेक्टिव नहीं है, अब इतनी ज्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहा कि ठीक कर दे बॉडी को। फिर ट्रॉमेटिक शॉक मैंने बताया दिया, तो मान लो इंजरी हो गया, ट्रॉमा हो गया, उसके कारण क्या होगा,
ब्लड लॉस होने लगेगा। फिर सर्जरी शॉक, मैंने आपको बताया था सर्जरी के टाइम में अगर आर्टरी वगैरह कट जाए उसके कारण जो शॉक होगा उसको सर्जिकल शॉक बोलते हैं। फिर अपन आ गया वेसोजेनिक शॉक, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। अगर मान लो वेसोजेनिक शॉक का मतलब क्या, आपका ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है, मतलब खून वगैरह आपका नहीं बह रहा, ब्लड वॉल्यूम बॉडी में खून अच्छा बेहतरीन है, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई, दिक्कत आपने कर दी ब्लड वेसल में। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, टंकी के अंदर पानी तो पूरा भरा है लेकिन जो आपकी पाइप है, पाइप अच्छे से काम नहीं कर रही तो सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। ब्लड वॉल्यूम बहुत है, बहुत बॉडी में खून है, लेकिन पाइप सही से काम नहीं करेगी, यहाँ पे ब्लड वेसल सही से काम नहीं करती। अब देखो शॉक ऑकर बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज वस्कुलर कैपेसिटी। बॉडी में वस्कुलर कैपेसिटी मतलब कि ब्लड वेसल का डायलेशन हो गया, कैपेसिटी ऑफ वस्कुलर सिस्टम इंक्रीज बाय एक्सटेंसिव डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। अब क्या क्या कॉज है अपने वेसोजेनिक शॉक के, मतलब कि ब्लड वेसल के डायलेट होने के? सबसे पहले वही न्यूरोजेनिक शॉक, नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो गया, सही से वो काम नहीं कर पा रहा, डिप्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। या फिर अपना एनाफिलैक्टिक शॉक, एलर्जी, या फिर सेप्टिक शॉक। अब एनाफिलैक्टिक शॉक मैंने आपको बताया, एलर्जी में मैंने आपको मैकेनिज्म पहले एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी एलर्जी में क्या होता है, एलर्जी रिएक्शन में अपना क्या निकलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टामिन निकलेगा, और हिस्टामिन क्या करता है, अपना वेसोडाइलेशन करवा देता है। अब देखो हिस्टामिन ना बहुत सारे काम करता है। अब देखो क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये अपनी क्या ब्लड सब, ये ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल में अपना बेहतरीन बढ़िया खून भी है, पानी भी है, सब है, फ्लूइड वगैरह सब है। अब हिस्टामिन के कारण क्या होगा, अपनी जो ब्लड वेसल है उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। परमेबिलिटी बोले तो यहाँ पे एंडोथेलियम सेल है, वो हल्के से क्या हो जाएंगे, दूर दूर होने लगेंगे, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी कारण क्या होगा, जो ब्लड है उसके अंदर जो अपना ब्लड वॉल्यूम में वाटर वगैरह जो रहता है वो क्या हो जाएगा, ईज आउट हो जाएगा, धीरे धीरे करके वो बाहर निकल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे परमेबिलिटी बढ़ेगी जो ब्लड के अंदर हिस्टामिन के कारण अपनी ब्लड वेसल में। और इस परमेबिलिटी बढ़ने के कारण क्या हुआ, बहुत सारा अपना फ्लूइड बाहर निकल गया अपने ब्लड वेसल है। इसी कारण क्या हुआ, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया। ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ तो भाई ब्लड का वॉल्यूम कम है तो सही तरीके से सर्कुलेशन नहीं होगा और हो जाएगा शॉक। उसके अलावा आर्टरियोल जो रहती हैं उनका भी डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है सेप्टिक शॉक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेप्टिक शॉक, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो अपने बैक्टीरिया रहते हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं, अब मेनली क्या है, अपने कोई बैक्टीरिया है वो खाने के जरिए आ गया, फिर वो आ गया ड्यूडेनम के अंदर, फिर ड्यूडेनम में अपने क्या है रिलीज ऑफ बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन, वो एंडोटॉक्सिन निकाल देते हैं। कौन सा बैक्टीरिया, मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर वो एंडोटॉक्सिन जो रहते हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, और वो एंडोटॉक्सिन क्या करवाते हैं, सबसे पहले वो एंडोटॉक्सिन करवाते हैं फीवर, फीवर के बाद वेसोडाइलेशन, उसके बाद डिप्रेस मायोकार्डियम, जो अपनी परमेबिलिटी, जैसे कैपिलरी परमेबिलिटी हो जाती है, प्लाज्मा लीक हो जाता है अपने टिश्यू के लेवल में, मैंने आपको बताया था ना प्लाज्मा लीक हो जाता है, तो ये सारी चीज क्या कराएगा, एंडोटॉक्सिन करवा लेगा। फिर हमने आता कार्डियोजेनिक शॉक, पहले ही बता चुका हूं, अगर दिल अच्छे से काम नहीं करेगा तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, सर्कुलेशन ही सही से नहीं होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में मैं आपको बता चुका हूं, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का मतलब क्या होता है, इट ऑकर व्हेन कार्डिक आउटपुट इज डिक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल फिलिंग, मतलब कि किसी भी तरीके से वेंट्रिकल फिल ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो कैंसर वगैरह हो गया या फिर कोई डिसीज हो गई, जैसे कि अपना टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या है, ये एक ऐसी बीमारी है, न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, सो न्यूमोथोरैक्स एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो अपना जो लंग्स की कवरिंग जो रहती है ना प्लूरा, उसके अंदर क्या होता है, हवा भर आ जाती है। तो क्योंकि लंग्स की कवरिंग में हवा भर आ गई तो धीरे धीरे क्या करेगा, उन हार्ट को भी कंप्रेस करेगा, हार्ट के कंप्रेशन के कारण क्या होगा, सही तरीके से ब्लड अपना एट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं जा पाएगा। फिर एक और कंडीशन जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो अपना पल्मोनरी आर्टरी है, जो अपनी पल्मोनरी वेन है, उनके अंदर क्या होगा, कोई भी एम्बोलिज्म होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्बोलिज्म, एक ब्लड का क्लॉट आ गया जो कि परमानेंटली ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है आर्टरी वेन को, जिसके कारण भी ब्लड सही तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा, वेंट्रिकल अपने सही तरीके से फिल नहीं हो पाएंगे। तो ये दो कंडीशन है मेन, मैंने आपको बताई, होती तो और भी हैं। फिर अपने आते हैं स्टेजेस, और स्टेजेस जो है ना बहुत बढ़िया है। अब क्या होता है ना, कुल मिला के 3 स्टेज होती हैं अपने कौन सी शॉक की, हाइपोवॉलेमिक शॉक की। पहली स्टेज किसको बोलते हैं, पहली स्टेज जब 10% से भी कम खून निकला हो, ये नॉन प्रोग्रेसिव भी बोली जाती है। नॉन प्रोग्रेसिव मतलब फर्दर क्या, ये और आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी, मतलब साइन एंड सिम्टम नहीं दिखाएगी शॉक के। क्यों, 10% से कम है, तुरंत बॉडी के अंदर क्या हुआ, अपने एक्टिवेट हो जाता है कंपनसेटरी मैकेनिज्म। फिर आता है स्टेज 2, स्टेज 2 को अपन प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। स्टेज 2 को प्रोग्रेसिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या है, अगर 10% से ज्यादा खून निकल गया, 10% से 15% के बीच में अगर खून आपकी बॉडी में निकल गया, तब मुश्किल होने लगती है। धीरे धीरे जो अपने कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ना, वो भी फेल हो जाते हैं और बॉडी का अपनी प्रोग्रेसिवली शॉक में जाने लगती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अपना जो है ना ऑर्गन वगैरह भी फिर फेल होने लगते हैं, अपने सेल के लेवल पर जो है, अपने सेल के अंदर भी नेक्रोसिस होने लगता है, तो अपना वो शॉक प्रोग्रेस करता जाता है। तो स्टेज 2 में 10% से 15% के बीच में जब खून निकल जाता है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी धीरे धीरे फेल होने लगते हैं।
ये यहाँ पे ये लिखा है, सेकंड स्टेज को अपन डीकम्पोजेंट स्टेज भी बोलते हैं। व्हेन द शॉक इज सीवियर, शॉक सीवियर है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम सो दैट द रेगुलेट द मैकेनिज्म बिकम इनएफिशिएंट, मतलब जो फीडबैक मैकेनिज्म जो थे जो शॉक को ठीक कर रहे थे वो भी इनएफिशिएंट हो जाते हैं और आपको जो है कंपनसेशन नहीं हो पाता। और अपन आ जाते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 मतलब जब 15% से भी ज्यादा खून बॉडी में निकल गया, स्टेज 3 टोटल वॉल्यूम का स्टेज 3 में आ गए। स्टेज 3 में टोटली आपका कंपनसेशन नहीं होता, बंदा फिर मर ही जाता है क्योंकि जरूरत से ज्यादा खून निकल गया। मैं आपको ना थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। सबसे पहले एक्यूट लॉस हुआ 10% ऑफ ब्लड, 10% ब्लड उसकी बॉडी से निकला। जैसे ही 10% बॉडी से ब्लड निकला, क्या हुआ, एकदम से वीनस रिटर्न कम होगा। अगर बॉडी के अंदर खून नहीं है तो क्या होगा, अपना वीनस रिटर्न कम होगा। वीनस रिटर्न बोले तो हार्ट में ब्लड कम आएगा अंदर, हार्ट में जब ब्लड ही कम पाएगा तो कम वो बाहर निकालेगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा और सर्कुलेशन कम हो जाएगा और शॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है क्योंकि खून कम हो गया बॉडी में, 10% खून लॉस हो गया तो क्या होगा, अपना वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा। वीनस डिक्रीज कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बीपी कम हो जाएगा। और बस अब खेल हो गया बीपी पे। अब बीपी कम हो गया, अब बीपी को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म मैंने आपको बीपी की वीडियो में पहले ही बता चुका हूं मेरे भाइयों और बहनों, आपको याद होंगे वो। मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। बीपी को सबसे पहले रेगुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे ही बीपी कम हुआ अपना बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। बैरो रिसेप्टर क्या, चेंज इन बीपी पहचान जाते हैं। फिर बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, वो वैसोमोटर सेंटर के पास जाएंगे दिमाग में और दिमाग से बोलेंगे मालिक खून कम हो गया है, आपका बीपी कम हो रहा है, आप 2 काम करिए, आप वैसो कॉन्ट्रैक्शन करवा लीजिए और दिल की हार्ट रेट बढ़ा लीजिए, टैकीकार्डिया करा लीजिए। ये दोनों चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियो में, नहीं देखी लिंक आई बटन में जाओ और देखो, मजे लो। तो अपना बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, फिर टैकीकार्डिया हुआ, फिर अपना वैसो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके कारण 2 चीज हुई, टैकीकार्डिया के कारण कार्डियक आउटपुट बढ़ा और बॉडी नॉर्मल हो गई, या वैसो कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसके कारण भी बीपी अपना वापस बढ़ गया। सेम लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म बीपी रेगुलेशन करने का, रीनल मैकेनिज्म हुआ, रेनिन निकला, एंजियोटेंसिन सेकंड निकला, उसने क्या करा, वही वैसो कॉन्ट्रैक्शन करवा लिया। और एंजियोटेंसिन सेकंड ने एक और चीज करी, अपने एल्डोस्टेरोन निकाला और अपने वाटर एंड सोडियम को एब्जॉर्ब करवाया। वाटर एंड सोडियम एब्जॉर्ब हुए तो क्या हुआ, अपना ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। तो 10% की जो कंडीशन थी उसके अंदर क्या होता है, 10% की कंडीशन में बॉडी नॉर्मली बच जाती है, बॉडी क्या करती है, अपने आप को कंपलसेट कर लेती है। बट दिक्कत कहां आती है, दिक्कत अपनी आ जाती है 10 से 15% में। और आज जो अपना न्यूटन जो था ना, वो यही चाह रहा था कि भैया का 10 से 15% ब्लड लॉस हो जाए। देखो क्या होता है, अब मान लो 10 से 15% के बीच में आपका ब्लड लॉस हो गया तो क्या होगा, अब आपकी कंडीशन में वीनस रिटर्न क्या होगा, बहुत ज्यादा सीवियर, आपका वीनस रिटर्न में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी, सीवियर डिक्रीज हो जाएगा वीनस रिटर्न, सीवियर कार्डियक आउटपुट कम हो गया, तो सीवियर बीपी कम हो गया, बीपी बहुत ज्यादा कम हो गया, बीपी इतना ज्यादा कम हो गया कि आप अपनी दिल की मसल को, अपना जो हार्ट की मसल है उसको ही आप अच्छी तरीके से सप्लाई नहीं कर पाते, सीवियर मायोकार्डियल इस्चीमिया हो गया। इज दैट क्लियर? फिर अपन आ जाते हैं आगे। और देखो अगर तुम्हें फ्लो चार्ट अच्छे से क्लियरली विजिबल ना हो पा रहे हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से तुम डाउनलोड कर लेना। हो सकता है वीडियो में क्लियर ना आ पा रहे हो, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं, तो ये हो गया। फिर क्या हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा कार्डियक आउटपुट कम हो गया, बहुत ज्यादा बीपी कम हो गया, अपन ने क्या, जो वैसोमोटर सेंटर थे ना वो भी अच्छे से काम नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा ही बीपी गिर गया ना, दिमाग को भी खून नहीं पहुंच पा रहा, तो यहाँ पे सप्रेशन हो जाता है वैसोमोटर सेंटर का। क्योंकि वैसोमोटर सेंटर का सप्रेशन हो गया, वो काम नहीं करेंगे तो वैसोडायलेशन हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा वैसोडायलेशन होने के कारण क्या होगा ना, बीपी फर्दर और गिर जाएगा। बीपी बहुत ज्यादा कम होने से क्या होगा, अपने कैपिलरी के लेवल पे थ्रोम्बस बन जाएगा। थ्रोम्बस क्या होता है, मान लो कैपिलरी है, वहां पे इस तरीके से थ्रोम्बस बन गया, जो ब्लड है वो कलेक्ट हो गया, क्लॉट टाइप होगा, थ्रोम्बस बन गया। अब ब्लड थ्रोम्बस बन गया तो क्या हुआ, यहाँ पे अपने कैपिलरी के ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि थ्रोम्बस बन गया ना, उसके कारण क्या होगा, कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, परमेबिलिटी बढ़ेगी कैपिलरी की, तो अपना जो प्लाज्मा जो है उससे फ्लूइड बाहर निकलने लगेगा क्योंकि परमेबिलिटी बढ़ गई, और उसके कारण अपना ब्लड वॉल्यूम और कम हो जाएगा। तो आपने देखा पहले बॉडी ने तो कंपनसेट कर लिया था 10% से कम में, लेकिन यहाँ पे इस स्टेज में जब 10 से 15% जब आपका खून लॉस हुआ तो बॉडी अब धीरे धीरे कंपनसेट ही नहीं कर रही, आप बहुत खतरनाक वाली डेंजर कंडीशन में हो, और भगवान ना चाहे कभी मेरे सर्किट की लड़ाई हो वो इस कंडीशन में आए। फिर अपन आ जाते हैं जब 15% से ज्यादा खून लॉस होता है, इस कंडीशन में सीवियरली नहीं बच सकते आप, भैया इंसान मर ही जाएगा। क्योंकि क्या होगा ना, सबसे पहले अपनी जो कॉर्नरी आर्टरी है वहां पे ब्लड कम जाएगा,
दिल की मसल पूरी खराब हो जाएंगी, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा, कार्डिक फेलियर हो जाएगा। जैसे कार्डिक फेलियर हुआ, कार्डिक आउटपुट कम, जैसे कार्डिक आउटपुट कम, आपकी टिश्यू में ब्लड नहीं जाएगा और डेथ आपके निश्चित है। फिर एक और चीज तुम सुन लो, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा कम हो गया बॉडी में, तो सही तरीके से दिमाग में नहीं जाएगा, सेरेब्रल फ्लो कम हो जाएगा, सेरेब्रल इस्कीमिया हो जाएगा, दिमाग के टिश्यू में आपका ब्लड कम जाएगा, दिमाग के टिश्यू में डेथ होने लगेगी, सेरेब्रल इस्कीमिया हो जाएगा। जैसे ही सेरेब्रल इस्कीमिया हो जाएगा तो वेजोमोटर सेंटर है वो डेथ हो जाएंगी, फेलियर ऑफ वेजोमोटर सेंटर हो जाएंगे। वेजोमोटर सेंटर में फेलियर हुआ तो वेजोडाइलेशन हो जाएगा। जैसे ही वेजोडाइलेशन हुआ, पूलिंग ऑफ ब्लड इन वेन, मतलब कि मान लो ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, वेजोडाइलेशन होने के कारण इतनी बड़ी ब्लड वेसल हो गई, तो यहाँ पे ब्लड कलेक्ट टाइप हो जाएगा, उसको बोलते हैं पूलिंग ऑफ ब्लड इन वेन्स। और वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, वीनस रिटर्न कम हुआ, कार्डियक आउटपुट कम और अपना डेथ। ठीक है, सेम यहाँ पे भी एक और सिस्टम लिखा है। अब क्या होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खून कम हो गया तो क्या होगा, अब बॉडी तो यही चाहेगी ना फिर भी चलो मैं बचा लेती हूँ, तो कोशिश तो बॉडी करेगी, तो अपन का बीपी कम हो गया, यहाँ पे खून कम होने से बीपी कम हो गया क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम है, तो बॉडी क्या करती है, बीपी बढ़ाती है। कैसे बीपी बढ़ाएगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। अब यहाँ पे कंटिन्यूअसली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्चार्ज हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, उससे क्या होगा, जरूरत से ज्यादा सिंपैथेटिक सिस्टम के काम करने से क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन आपको हो जाएगा वेन्यूल्स में एंड प्री कैपिलरी स्पिंटर में, मतलब कि वहां पे परमानेंट इस तरीके से क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। अब जरूरत से ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाएगा। मतलब मान लो ब्लड वेसल है, अब आप इसे कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे हो, छोटी हो गई, आपने बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन करा लिया तो टोटली तरीके से ब्लॉक हो गया, तो उसके कारण क्या होगा, फर्दर और ब्लड रिड्यूस हो जाएगा। ब्लड रिड्यूस हो गया, सेम वीनस रिटर्न कम, कार्डियक आउटपुट कम और डेथ। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा शॉक बता दिया है। अब मैं बताता हूँ यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। देखो ये तो फ्लो चार्ट है ना, ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने आपको नॉर्मली एक्सप्लेन कर दिए, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको याद भी करना है तो ये पहला स्टेज है, दूसरे स्टेज के कंपनसेटरी मैकेनिज्म याद कर लेना। अब मैं आपको आगे बताता हूँ यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। देखो यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए ना आपको सिर्फ मेन हेडिंग लिखना है। हमेशा याद रखना, जितने अच्छे से आप रिप्रेजेंट करोगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। पहले आपको सर्कुलेटरी शॉक लिखना है, फिर आपको 3-4 सर्कुलेटरी शॉक के पॉइंट लिखने, फिर आपको ये पूरा फ्लो चार्ट बनाना है कि भैया कौन से टाइप ऑफ होते हैं। और इस फ्लो चार्ट को ना तुम अच्छे से बनाना, भैया एक पेज भर देना उसमें। मतलब पहले डेफिनेशन लिखी, उसमें 3-4-5-6 लाइनें भर दी, फिर ये फ्लो चार्ट बनाने में एक पेज भर दो, तो एक पेज तुम्हारा भर गया। देखो जितने ज्यादा पेज भरोगे ना उतने ज्यादा नंबर भी मिलते हैं, ये बात तो सत्य है। फिर इसमें क्या एक एक करके सारे शॉक को एक्सप्लेन कर दो, हाइपोवॉल्यूमिक को, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को, कार्डियोजेनिक को, ऑब्स्ट्रक्टिव को, थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दो आप सबको। ठीक है, तो इनमें आराम से आपके 4-5 पेज भर आ गए। फिर आपको लिखना है 5वें पेज में स्टेजेस लिख दो, स्टेज की पूरी थ्योरी लिखने में एक पेज आपका भरा जाएगा। फिर आप ये 2 फ्लो चार्ट बना देना एक एक पेज में, आराम से 7 पेज भरा गए और लॉन्ग में इतना इनफ है। इस तरीके से आप लिखोगे, बहुत से मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं हमने GIT स्टार्ट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और आपके लिए मैं लाया हूं बहुत जल्द ऑनलाइन लाइव क्लासेस। अगर आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 20 दिन में मैं सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट कराऊंगा लाइव क्लासेस में, बहुत जल्द स्टार्ट होंगी। उसी के साथ ही सारे मेरे नोट्स भी बहुत जल्द आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएंगे। याद रखना, मेहनत एक मजदूर भी करता है, मेहनत एक राजा भी करता है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाता है, एक राजा। क्यों? क्योंकि मजदूर मजदूर ही होता है। तुम लोग मजदूर मत बनो, नोट्स मत बनाओ बच्चों ऐसे, मैं हूं तुम्हारा मजदूर मैं बन गया हूं, मुझे कोई शर्म भी नहीं तुम्हारा मजदूर बनने में। मैंने पूरी मेहनत कर ली है, नोट्स बना लिए, नोट्स को प्रिंट करा लिया है, वेबसाइट में भी नोट्स डाल दिए। तुम्हें क्या करना है, बस राजा की तरह ऑर्डर करो, वीडियो देखो, नोट्स हाईलाइट करो, पढ़ो और मजे लो अपनी जिंदगी के। तो इसी तरीके से काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। याद रखें MBBS मतलब सॉरी MBBS।